विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान, अध्याय 11, लुटेरों की एक नन्ही जंग। कुछ क्षणों तक मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी चमचमाती चकमक पत्थर की सड़क के किनारे खड़े रहे। उनके पीछे हरी ढलान थी और बीच के पत्तों की परछाइयां उनके चेहरे और कपड़ों पर एक डिजाइन बना रही थीं। पवित्र प्याला चैलिस उनकी बाहों में था, धूप में जगमगाता हुआ। पारुल पटेल और मानसी पारिक उन्हें देखती खड़ी थीं। दोनों के चेहरे गुस्से से लाल थे, दोनों क्रोधित थीं और थोड़ी डरी हुई भी। पारुल पटेल को स्थिति की गंभीरता का पूरा एहसास था। सबसे पहले भैरवनाथ मुखर्जी ने ही बात की। शौकिया होने के नाते उन्होंने न्यायिक लहजे में कहा, तुम दोनों सिर्फ यह दिखाने के लिए हो कि दुनिया में अब भी कितना छिपा हुआ टैलेंट घूम रहा है। उन्होंने प्याले को फिर से लपेटा और सूटकेस में रख दिया। इस दौरान पारुल पटेल पूरी तरह खामोश रही और जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो एक भयानक क्षण के लिए उन्हें डर हुआ कि वह रोने वाली है। सुनो, उन्होंने चश्मे के पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैंने इस मामले में बेवजह दखल दिया है, लेकिन मेरी स्थिति पर भी तो गौर करो। इस पूरे मामले में मैं उस जादुई चिराग के जिन्न की तरह हूं। जहां भी प्याला होगा मैं किसी भी पल वहां पहुंच सकता हूं। पारुल पटेल के चेहरे का भाव कुछ सेकंड तक नहीं बदला। फिर उनके राहत की सांस लेते ही उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हें आखिर पता कैसे चला? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने राहत की सांस ली। उलटफेर की प्रक्रिया उन्होंने भविष्यवाणी करने वाले अंदाज में कहा, जबकि वे सूटकेस उठाकर कार की ओर लौटने लगे। थोड़ी सी सामान्य समझदारी के साथ मिलाकर हमें हमेशा सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करती है, ज्यादा सटीकता और कम मेहनत के साथ। और इसका मतलब यह है, मैंने अंदाजा लगाया था। उन्होंने फिर से सूटकेस डिक्की में रखा और पारुल पटेल व उसकी साथी के लिए दरवाजा खोला। वह पीछे हट गई। ये ठीक नहीं है, अब समझा कर बताओ। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कंधे उचकाए। देखो, बहुत मुश्किल तो नहीं था, है ना? उन्होंने कहा। सबसे पहले तो यह साफ था कि चैपल में चोरी नहीं हुई थी। मतलब किसी ने चाबी से दरवाजा खोला था। मतलब वो तुम ही हो सकती थी, क्योंकि बाकी दो लोग, तुम्हारे पिता और शूजान, ही जानते थे कि चाबी कहां है। और अगर मैं कहूं तो दोनों प्याले के मामले में काफी पारंपरिक सोच रखते हैं। पारुल पटेल ने होंठ काटे और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वैसे भी मैं ही मेड ऑफ द कप हूं। बिल्कुल, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। इसीलिए तुम्हारा जिम्मेदारी का स्वाभाविक भाव था। वह रुके और उल्लू जैसी नजर से उसे देखा। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं बता सकता हूं तुम इसका क्या करने वाली थी। तो बताओ, उसने चुनौती भरे स्वर में कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सूटकेस के उस हिस्से पर हाथ रखा जो डिक्की से बाहर निकला हुआ था। तुम इसे लाडनला रोड के सेफ डिपॉजिट में रखने वाली थी, उन्होंने कहा। पारुल पटेल ने आश्चर्य से सांस रोकी और मानसी पारिक से एक दबी हुई चीख निकली। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले, तुमने प्याले को 10 दिन तक पर्दे में रखने की योजना बनाई थी ताकि इसकी चोरी का पता न चले, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम प्रतीक भाई और अपने पिता को सब कुछ बता देना चाहती थी, इससे पहले कि उन्हें कोई चिंता होती। दुर्भाग्य से मिसेस चिनोई ने सब गड़बड़ कर दिया और तुम्हें तुरंत हरकत में आना पड़ा, और यही वजह थी कि मैं आज सुबह तुम्हारे इंतजार में था। अब चले? पारुल पटेल ने स्तब्ध होकर उनकी ओर देखा। ये ठीक नहीं है कि तुम इतने मूर्ख दिखते हो, लोग भ्रमित हो जाते हैं। मुझे शक है कि तुम इस बात से भी ज्यादा खुश नहीं होगे कि तुमने सही अंदाजा लगाया। सीधे सादे चेहरे और सौम्य कमजोर व्यवहार वाला नौजवान असहज हो गया। इतनी तारीफ मुझे परेशान कर देती है, उसने कहा। मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे पूरा यकीन आज सुबह कार में आने तक नहीं था कि खजाना इस सूटकेस में है। जब तुम इतनी चिंतित थी कि मैं इसके पास न बैठूं,
तभी मुझे यकीन हुआ कि जो गड़बड़ी मुझे महसूस हुई थी वह सही थी और उसे वहीं रोकना चाहिए था। पारुल पटेल ने गहरी सांस ली। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख दिया। कृपया, उसने विनती भरे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर कुछ हल्की सी गंभीरता की झलक थी। कृपया मेरी बात थोड़ी देर और सुनो। तुम दोनों को मेरा दोस्त बनना ही होगा। हम सब इस झमेले में एक साथ फंसे हैं। तथ्यों पर गौर करो। हम यहां एक सार्वजनिक सड़क के बीचों बीच कार के पीछे एक बहुत ही आपत्तिजनक प्राचीन वस्तु के साथ बैठे हैं। शुरुआत के लिए ही यह काफी बुरा है। फिर, और यह बात और भी अधिक विचारणीय है, अगर मैं समझ गया कि तुम लोग क्या करने वाले थे, तो हमारे वे टटोलू दोस्त जो वैसे भी अपराध की ताक में हैं, उनका क्या? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें लगता है कि वे हमें रास्ते में ही पकड़ सकते हैं? पारुल पटेल ने चिंतित स्वर में कहा। जाहिर तौर पर इस पहलू पर उसने कभी विचार नहीं किया था। उसने जोड़ा। उसके नीली आंखों में एक शक की झलक उभरी। और फिर भी यह तो पूरी तरह बेतुका है। कोई बाहरी व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि प्याला अब भी कप हाउस में नहीं है? सिर्फ पिताजी, प्रतीक भाई, शुजान, तुम और मैं जानते हैं कि वो गायब है। तुम भूल रही हो, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे से कहा। तुम्हारे यहां कल मेहमान आए थे और वह अप्रिय मिस्टर हीरेश शर्मा, जो तुम्हारी संकोची सी मित्रा मिसेस चिनोय का उपयोग कर रहा है, उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। पारुल पटेल की आंखों में एक तेज नजर आई। वो घिनौना सा आदमी? क्या वही है? वही बड़ा आदमी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे जब तुमने कहा था कि धारा में सिर्फ छोटे मछलियां हैं और कोई बड़ी मछली नहीं? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मुझे डर है कि नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन वह निश्चित ही चालाक किस्म का है। मुझे लगता है उसका असली नाम मनोज शाही है। इसलिए मैं चुप रहा। मुझे डर था कि वो मुझे पहचान न ले। मुझे नहीं लगता कि उसने पहचाना, लेकिन इतना जरूर है कि उसने यह जरूर नोट किया कि प्याला गायब हो गया है। आखिरकार यह इतना स्पष्ट था कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। खैर, अगर वह वही है जो मैं सोचता हूं, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह अब यहां से 20 मील के दायरे में ही है। पारुल पटेल ने असहायता से उसकी ओर देखा। मैं मूर्ख रही हूं। हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। भैरवनाथ मुखर्जी झिझका। 1 मिनट रुको, उसने कहा और मानसी पारिक की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि हमें मिस पारिक को इस सब में घसीटना चाहिए या नहीं। मानसी के चेहरे पर दृढ़ता की झलक उभरी और उसके होंठ एक सख्त रेखा में सटे हुए थे। मैं पारुल पटेल के साथ हूं। उसके आश्चर्य के लिए उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने प्रतीक भाई से कहा था कि तुम तैयार रहोगी, उन्होंने कहा। वह हमें जोइस पब नामक एक छोटे से पब में दार्जिलिंग के बाहर मिलना चाहिए। पारुल पटेल चौंकी। प्रतीक भाई? उसे इसके बारे में क्या पता? उतना ही जितना मुझे, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सोचते हुए कहा। जब तुम कल रात हॉल में फोन पर अपनी यात्रा की बातें जोर जोर से कर रही थीं, उस वक्त वह और मैं स्मोकिंग रूम में फैट स्टॉक प्राइसेस वगैरह पर चर्चा कर रहे थे। मैंने उसे अपनी सोच बताई और उसे यह मनाया कि तुम्हें यह काम करने दिया जाए, इस चीज को घर से चुपचाप निकालने का। तो तुम मानते हो कि यह एक अच्छा विचार है, सेफ डिपॉजिट वाला? मानसी पारिक ने चिंतित होकर कहा। मैंने पारुल पटेल से कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि यही इकलौता सुरक्षित तरीका है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वह फिर से कार में बैठ चुके थे और डैशबोर्ड को ध्यान से देखते हुए मानो यह तय कर रहे थे कि कितना कहना चाहिए। खैर, शुरू में तो शायद नहीं, उन्होंने अंततः सावधानी से कहा। हालांकि हो सकता है कि अंत में हमें उसी रास्ते पर जाना पड़े। फिलहाल तो मैं सोच रहा था कि क्या हम अपने मित्र अरबाज अली को उसकी ही चाल में मात नहीं दे सकते।
शहर में एक पुरानी फर्म है, या कहें कि उस फर्म का आखिरी सदस्य, जो प्याले की एक बेहतरीन नकल बना सकता है। और मुझे लगता है कि असली के बजाय मैं उसी से लुका छिपी खेलना पसंद करूंगा। मुझे लगता है हमें बड़ी मछली पकड़ने के लिए कोई चारा दिखाना ही पड़ेगा। एक बात और, पिताजी का क्या? क्या उन्हें कुछ पता है? लगता है मैंने खुद को पूरी तरह मूर्ख बना दिया है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का चेहरा और भी भावहीन लगने लगा। तुम्हारे पिताजी को मुझे खेद है, उन्होंने धीमे से कहा, और पारुल पटेल को पूरा विश्वास हो गया कि वह झूठ बोल रहे हैं। मैंने अंधेरे में रखना ही बेहतर समझा। तुमने अपनी तरफ से बहाना बनाया था, प्रतीक भाई ने शायद मेरी और अपनी तरफ से भी। लेकिन वे गंभीरता से बोले, यह इस समय विचार करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। हमें अब यह तय करना है कि प्याले को सुरक्षित रूप से दार्जिलिंग कैसे पहुंचाया जाए। पारुल पटेल ने कार को पतली सफेद सड़क पर मोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि मैं इन सब बातों से सहमत हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं प्रतीक भाई से मिलना चाहती हूं। बेशक, तुम ये जो सड़क पर हमला वाली बात कर रहे हो, इसमें तुम गंभीर तो नहीं हो? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे गंभीरता से देखा। सड़क की शिष्टता, उन्होंने कहा, अब वैसी नहीं रही जैसी तब थी जब मैं अपना 4 इन हैंड रिचमंड चलाया करता था, समझी? 4 इन हैंड का मतलब मूलतः यह एक घोड़ा गाड़ी कोच चलाने की शैली है, जिसमें 4 घोड़े एक ही ड्राइवर द्वारा एक साथ हाँके जाते हैं। हामिद मुस्तफा शेख कोई डाकू मंशाराम नहीं है, लेकिन वो एक उम्दा ददुआ बन सकता है, और पुराना हीरेश शर्मा तो एक शानदार बंदूक चला सकता है। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि हमें किसी न किसी किस्म की मस्ती मिलने ही वाली है। ददुआ एक कुख्यात डाकू था जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों, विशेषकर चंबल और बुंदेलखंड में 1970 से लेकर 2007 तक सक्रिय रहा। उसका असली नाम सीनू यादव या श्री प्रकाश यादव था, लेकिन वह ददुआ के नाम से ही कुख्यात हुआ। डाकू मंशाराम उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर सक्रिय एक कुख्यात डाकू था जो 20वीं सदी के मध्य में चर्चित हुआ था। वह चंबल घाटी के उन डरावने नामों में से एक था जिनका खौफ ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक रहा। लेकिन अगर यह सच है, तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? तुम्हें कैसे पता कि हम दार्जिलिंग पहुंचने से पहले ही रोके नहीं जाएंगे? मानसी पारिख ने नाराजगी से कहा। तर्क शक्ति, प्रिय महिला, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सहजता से समझाया। सैंक्चुअरी से दार्जिलिंग तक 2 रास्ते हैं, तुम कोई भी ले सकती थीं। कालिंगपोंग के बाद तुम्हें सीधे ऋषिखोला जाना होगा और वहां से मुख्य सड़क पकड़नी होगी। मुझे लगता है वे मुख्य सड़क पर हमारी तलाश कर रहे होंगे। पारुल पटेल खुद को रोके बिना प्रभावित हुई। खैर, एक बात तो है कि तुम पूरी तैयारी करते हो, उसने थोड़े अनमने भाव से कहा। और साफ सुथरे भी, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मेरे पिछले घर में महिला ने कहा था कि कोई भी घर तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें इनमें से एक न हो, स्वच्छ, रंग बिरंगा और केवल 10,000 डाउन पेमेंट में। जरा होश में आओ भैरवनाथ। बेशक, उन्होंने आगे कहा, हम कोई घुमावदार रास्ता लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सारी बातों पर गौर करें तो मुझे लगता है कि टेलीफोन की लाइनें व्यस्त हैं, और साथ ही मैं हमारे दोस्तों को कार्रवाई में देखने के लिए भी थोड़ा उत्सुक हूं। मुझे लगता है जितनी जल्दी हम आगे बढ़ें उतना अच्छा होगा। पारुल पटेल ने सिर हिलाया। ठीक है, हम ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं, उसने बिना कोई नाराजगी दिखाए कहा। जॉइस पब एक छोटा साधारण सा लाल ईंटों का भवन था जो सड़क से कुछ हटकर स्थित था, और उसके सामने एक चौकोर बजरी वाला आंगन था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी नीचे उतरे और सूटकेस को डिक्की से सावधानीपूर्वक निकालकर महिलाओं के आगे आगे बार पार्लर में गए, जो एक अप्रिय सा कमरा था जिसकी दीवारें राजस्थानीय चित्रकला, शाही घोड़ा और हाथी, मुगल चित्रकला, शाही पशु और कांगड़ा चित्रकला जैसे बड़े ऑयल पेंटिंग्स चित्रों से सजी थीं, और जिसमें फूलों के चीनी के बर्तन, बांस की फर्नीचर
और कागजी गुलाबों का एक गमला रखा हुआ था। वहां की हवा में नए तेल चिट्ठे और बासी बियर की गंध थी और पूरा माहौल एक प्रकार की ठहरी हुई संरक्षा की भावना से भरा था। जब वे अंदर दाखिल हुए, प्रतीक भाई अलाव के सामने कालीन पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पारुल पटेल को उसे देखकर शर्म आई और वह उसके पास जाकर चुनौतीपूर्ण अंदाज में अपना चेहरा ऊपर उठाकर बोली, तो उसने कहा। उसने उसे चूमा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है मेरी बच्ची, उसने कहा। जिंजर बियर लोगी? पारुल पटेल ने अपने भाई का हाथ पकड़ा। प्रतीक भाई, तुम्हें पता है हम घर से मीलों दूर हैं और यह चीज असल में एक पोर्टमैंटो में रखी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम किसी क्षण बिजली गिरने से जल सकते हैं। इतनी गुस्ताखी के लिए। पोर्टमैंटो एक पुराने जमाने का बड़ा सूटकेस होता है जो 2 हिस्सों में खुलता है। इसमें कपड़े वगैरह लंबे समय के लिए पैक किए जाते थे। यह शब्द फ्रेंच से लिया गया है। प्रतीक भाई ने उसके कंधों पर हाथ रखा। भैरवनाथ पर छोड़ दो, उसने कहा। उसे तुम्हारा छोटा सा खेल समझ आ गया था। लगता है उसके पास अपना भी कोई खेल है। वे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से मुड़े और भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहा, तो देखो, उसने कहा, अगर तुम डार्ट्स नहीं खेलना चाहते या लोकल बियर नहीं छकना चाहते या खुद को और किसी तरह बहलाना नहीं चाहते, तो मेरा सुझाव है कि हम जितनी जल्दी निकलें उतना अच्छा होगा। मेरा सुझाव यह है कि हम 2 गुटों में बंट जाएं। पारुल पटेल, तुम और मैं 2 सीटर में वह कीमती सूटकेस लेकर चलेंगे। प्रतीक भाई और मिस पारेख हमारे पीछे पीछे आएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सकें। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पेट्रोल है? पारुल पटेल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मुझे लगता है। लेकिन जब वह थोड़ी देर संकोच किया तो वह हंसते हुए बोली, अगर चाहो तो मैं जाकर देख लेती हूँ। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी और भी मूर्ख लगने लगे। बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती और बिना बहाने के बहस नहीं जमती, उन्होंने अनमने ढंग से कहा। पारुल पटेल बाहर चली गई, दरवाजा खुला छोड़ दिया और जब वह यह सुनिश्चित कर चुकी थी कि सब कुछ ठीक है और लौटने ही वाली थी, तभी भैरवनाथ दरवाजे से बाहर आया और सूटकेस उठाए हुए था। हम निकलते हैं, अगर तुम्हें ऐतराज न हो, उसने कहा। प्रतीक भाई उस प्रतिष्ठान की अच्छी महिला से हिसाब किताब निपटा रहा है, वे तुरंत पीछे आएंगे। पारुल पटेल ने चारों ओर देखा। दूसरी कार कहाँ है? उसने पूछा। बार के प्रवेश द्वार के पास एक फोर्ड वाणिज्यिक वैन खड़ी थी, लेकिन कोई निजी कार दिखाई नहीं दी। पीछे खड़ी है, भैरवनाथ मुखर्जी ने सहजता से कहा। वहां एक पेट्रोल पंप है। उसने सूटकेस को सावधानीपूर्वक कार के पिछले हिस्से में रखा और लड़की के पास बैठ गया। अब चलो मजे की ड्राइव करते हैं, उसने प्रसन्नता से कहा। क्यों न मुझे स्टीयरिंग थमा दो? मेरे पास जिले के हर मजिस्ट्रेट से प्रशंसा पत्र हैं। लड़की ने थोड़े अनिच्छा के साथ अपनी जगह उसे दे दी, लेकिन मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की ड्राइविंग ने जल्दी ही उसे इस बदलाव से संतुष्ट कर दिया। वह जन्मजात चालक की तरह चला रहा था और पूरे समय वह उत्साहपूर्वक बेतरतीब बातों में इतना मग्न था कि लड़की को किसी और बात पर सोचने का मौका ही नहीं मिला। मुझे कारें बहुत पसंद हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। मैं एक आदमी को जानता था, असल में वह मेरा रिश्तेदार ही था, जिसके पास सबसे पुरानी कारों में से एक थी। मुझे लगता है शुरुआत में वह एक रोलर स्केट थी, लेकिन उसने उसमें लगातार सुधार किए और वह शानदार चलने लगी। लगभग 1904 में वह सच में तेज चलने लगी थी। तब उसमें हर तरफ गैजेट्स लगे थे। आखिर में मुझे लगता है उसने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तब उससे तुम बोनट के किसी भी पाइप से सिगरेट जला सकते थे और मेरे रिश्तेदार ने रेडिएटर में चाय बनानी भी सीख ली थी। साथ ही पीछे के 2 पहियों के बीच एक यांत्रिक पिकनिक बास्केट भी लगाया हुआ था। फिर एक दिन वह पार्क स्ट्रीट में बंद हो गई और तब उसने रहस्यमय अंदाज में समाप्त किया। पहला कॉफी स्टॉल जन्मा, फीनिक्स की तरह, समझी? लेकिन शायद तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा। उसने थोड़ी चिंता से उसकी ओर देखा। आखिरकार मैंने आज सुबह तुम्हें थोड़ा परेशान तो किया है ना?
पारुल पटेल ने हल्की सी मुस्कान से उसकी ओर देखा। मुझे वास्तव में तुमसे नाराजगी नहीं है। नहीं, बोलते रहो। कुछ लोग बातें करते हुए और बेहतर ड्राइव करते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? किसी युवा महिला को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अनुशासनात्मक लहजे में कहा। मुझे आधुनिक लड़कियों के तौर तरीकों से सबसे ज्यादा शिकायत है। जब मैं जवान था, बहुत पहले की बात है, जब मैं विद्रोह के बारे में देखने के लिए बैरकपुर वेस्ट बंगाल गया था। जानती हो, महिलाएं हुआ करती थीं। हां, भगवान की कसम, जब मैं पास से गुजरता था तो कैसे शर्म से लाल हो जाती थीं। पारुल पटेल ने उसकी ओर एक तीखी निगाह डाली। वह हमेशा की तरह फीका और मूर्ख सा लग रहा था और बेहद गंभीर जान पड़ता था। क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो या बस अपना बोझ हल्का कर रहे हो? उसने कहा। स्वतंत्र हो तुम, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, अचानक उस एंग्लो इंडियन अंदाज को छोड़ते हुए जो उसने अपने प्रवचन के पिछले हिस्से में अपना रखा था। स्वतंत्र और खुद पर गर्वित। अरे मेरी साड़ी की कसम, कमला, तुम तो खुद को मुझसे बड़ा मर्द समझ बैठी हो। पारुल पटेल हंसी। तुम ठीक हो, सच में। मजा कब शुरू होता है? कभी भी, अभी से, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने खुशी से कहा, जब उसने छोटी कार को मुख्य सड़क की ओर मोड़ा। पारुल पटेल ने चिंतित होकर अपने कंधे के ऊपर से देखा। दूसरे लोग अब तक नहीं दिखे, उसने कहा। भैरवनाथ मुखर्जी ने थोड़ा परेशान सा चेहरा बनाया। इसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसने कहा। अब लगभग 11:30 बज रहे थे और यह शुक्रवार की सुबह थी। फिर भी सड़क पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी दिन चढ़ने के साथ हो जाती। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने तेजी से गाड़ी चलाई। जो भी वाहन सामने आता उसे पीछे छोड़ते गए। थुलो खोला। शीतला देवी मंदिर के बाहर की लंबी सीधी सड़क पर वह एक बार फिर अपने अजीब एक तरफा बातचीत में मशगूल हो गया। मुझे उस कार की शक्ल पसंद नहीं जो अभी हमें पार कर गई। ये पुरानी स्टाफ बेंच है ना? शांत रहो और जो भी हो किसी को मारने की कोशिश मत करना। अगर घबरा जाओ तो चलेगा, लेकिन हमला मत करना। इन आखिरी शब्दों के साथ उसने ब्रेक मारा और कार को बिल्कुल समय रहते रोका, क्योंकि पुरानी जर्मन स्टाफ कार ट्रक जितनी भारी और रेस कार जितनी तेज सड़क पर अचानक जोर से मुड़ते हुए उनके सामने आ खड़ी हुई और रास्ता पूरी तरह रोक दिया। सब कुछ इतनी सफाई और सटीकता से हुआ कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने बेहतरीन ड्राइविंग से ही किसी तरह टक्कर टाली थी। जो कुछ बाद में हुआ वह एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध स्मैश एंड ग्रैब की तरह तेजी और सटीकता से हुआ। दोनों कारें मुश्किल से रुकी ही थीं कि बेंच से 5 आदमी उतर आए। सिर्फ ड्राइवर अपनी सीट पर रहा और खेल की कार को चारों ओर से घेर लिया गया। छापा मारने वाले लोग कार पर झपट पड़े। कोई खुला हिंसा नहीं दिखा, लेकिन जब पारुल पटेल ने अपने पास खड़े उस आदमी के चेहरे की ओर देखा जो उसकी तरफ की रनिंग बोर्ड पर चढ़ा था, तब उसे पूरी तरह एहसास हुआ कि ये लोग शत्रुतापूर्ण इरादे से आए हैं। उसने डर के मारे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा और देखा कि उसकी तरफ खड़ा आदमी उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखे हुए था, जो पहली नजर में दोस्ताना लग रहा था। बस उस हाथ में एक रिवॉल्वर था। एक तीसरा आदमी बोनट के सहारे लापरवाही से खड़ा था। उसका हाथ कोट की जेब में था, जबकि चौथा आदमी शांत भाव से बेंच की पिछली ओर खड़ा था, ताकि कोई भी गुजरने वाला यात्री इसे दुर्घटना न समझे। वे सब भारी भरकम चमकीले कपड़ों में सजे धजे लोग थे, जो रेसकोर्स के सट्टेबाजों की दुनिया से परिचित दिखते थे। पारुल पटेल ने मुंह खोला। उसे सड़क पर चलती बाकी कारों की धुंधली सी चेतना थी। उसके पास खड़े आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चुप रहो मैडम, उसने धीरे से कहा। कोई चीख चिल्लाहट नहीं। अब बताओ वो चीज कहां है? पारुल पटेल ने भैरवनाथ की ओर देखा। वह बहुत शांत बैठा था, उसका चेहरा पूरी तरह भावशून्य। नहीं, उसने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मुझे सदस्यता नहीं चाहिए। मैं संगीत प्रेमी नहीं हूं। जाओ अगला घर देखो। अजनबी का हाथ अब भी उसकी गर्दन पर प्यार से रखा था।
अब नाटक मत कर, पागल मत बन, उसने कहा। कहाँ है वो? तुम्हें अपनी आवाज के लिए ग्लिसरीन और सांस के लिए पिपरमिंट लेनी चाहिए, मेरे दोस्त, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं बहरा नहीं हूं। उसके सामने खड़े आदमी ने बोनट के सहारे खड़े आदमी को बुलाया। कार के आगे कुछ नहीं है, उसने कहा। डिक्की में देखो। नहीं। पारुल पटेल अपनी घबराहट नहीं छुपा पाई और एक हल्की चीख निकल गई। बंदूकधारी, जो शायद पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहा था, व्यंग्य से हंसा। शुक्रिया मैडम, उसने तिरस्कार से कहा। एक लड़की और एक पागल, ये तो जैसे बच्चे से बोतल छीनना है। वहां सिर्फ मेरा लंच है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। लेकिन पारुल पटेल ने देखा कि उसकी आवाज में घबराहट के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा है क्या? तीसरे आदमी ने सूटकेस निकालते हुए कहा। यही है, ये बहुत भारी है, बाकी कार खाली है। बोली की हिम्मत खो चुकी पारुल पटेल ने सड़क पर निगाह दौड़ाई। एक रोल्स रॉयस और एक वैन को उनके हमलावरों द्वारा आगे बढ़ने का इशारा किया जा रहा था। ये ताले तो जाम हैं, उसके पीछे किसी ने कहा। चाकू दो जरा। बंदूकधारी ने सड़क की ओर देखा, जैसे उसे किसी अनहोनी की आशंका हो। इसे गाड़ी में डालो, उसने कहा। यहां और कुछ नहीं है, चलो लड़को, पुर्र हो लो। उसके चारों साथी 10 सेकंड के अंदर बेंज में वापस थे, कीमती सूटकेस के साथ। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी और बंदूकधारी अपनी स्थिति छोड़कर दौड़कर गाड़ी में कूद गया। उन्होंने सही वक्त चुना था, सड़क खाली थी और यह पूरी हैरान कर देने वाली घटना 5 मिनट से भी कम में खत्म हो गई। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने ब्रेक छोड़ा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन पारुल पटेल की उम्मीद और डर दोनों के विपरीत उन्होंने पीछा करने के बजाय कार को दार्जिलिंग की ओर मोड़ दिया और स्पीडोमीटर की सुई घड़ी की सुई की तरह घूमती चली गई। थुलो खोला, शीतला देवी मंदिर और संकरी गलियों से गुजरने तक मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी साथी की ओर नहीं देखा। उस समय तक उनका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था, लेकिन जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। वह रो रही थी। उस दिन पहली बार उनका आत्मविश्वास डगमगाया और उसने एक बार भी माफी मांगने की कोशिश नहीं की, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। जब उन्होंने स्पोर्ट्स कार को बड़ी सफाई से तीस्ता बाजार के चित्रे वेसाइड के पीछे के बड़े आंगन में घुमा दिया और उसे पंप से महज 1 गज की दूरी पर रोक दिया, पारुल पटेल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कविता, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मेरे भीतर की सबसे ऊंची चीज, आत्मा का रस अगर यूं कहें, यह उस नव जॉर्जियाई सोनेट की आखिरी पंक्ति थी जिसे मैं तुम्हें सुना रहा था जब वो अक्खड़ और लालची सज्जन ने हमें रोका था। याद नहीं? बाग में एक नागरिक व्यक्ति के बारे में। अच्छा, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें पूरी कविता सुना दूं। पारुल पटेल ने हाथ आगे बढ़ाते हुए विनती की। नहीं, प्लीज मत सुनाइए। आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। लेकिन आप, एक अजनबी, शायद यह नहीं समझ सकते कि इसका क्या मतलब है। उस सूटकेस में दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मुझे डर है कि मैंने पूरी तरह से हिम्मत खो दी है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बिल्कुल शांत बैठे रहे, उल्लू जैसी गंभीरता से उसे देखते हुए। तुम पहली इंसान हो जिससे मैं मिला हूं जो सिर्फ 2 बोतल बियर को लेकर इतना संवेदनशील हो गया है, उन्होंने कहा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना बौखला जाओगी। पारुल पटेल ने उन्हें घूरा और धीरे धीरे सच्चाई उस पर स्पष्ट होने लगी। भैरवनाथ, तुम। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। मजा मत खराब करो, उन्होंने कहा। देखो, उसी क्षण बाहर इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक व्यापारिक वैन धीरे धीरे आंगन में दाखिल हुई। ड्राइवर की सीट उनकी ओर थी और पारुल पटेल की सांस में सांस आई, साथ ही मुस्कान भी। प्रतीक भाई ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसके सिर पर एक तिकोनी टोपी थी जो उसकी आंखों तक झुकी हुई थी और उसने एक सस्ता पीला मैकिंटोश रेनकोट कसकर पहना हुआ था। उसके एक कंधे पर एक पट्टा था
जो यह संकेत दे रहा था कि उसके पास एक कैश सैचेल हो सकता है। एक पेंसिल उसके कान के पीछे लगी थी। पूरी वेशभूषा एकदम परफेक्ट थी। कोई भी धोखा खा जाता, मगर इस भेस की असली कलाकृति थी मानसी। उसने अपनी स्मार्ट बेरेट टोपी सिर के पीछे खिसका दी थी, होठों पर लाल लिपस्टिक इस तरह लगाई थी कि चिपचिपी लग रही थी, माथे पर एक किस कर्ल चिपका रखा था और अपने 3 पीस सूट की जैकेट उतार दी थी ताकि वह सिर्फ ब्लाउज और स्कर्ट में रहे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें मजे से चमक रही थीं और वह संतुष्ट होकर मुस्कुरा रही थी, और उसकी बाहों में सफेद शॉल में लिपटा एक कीमती गठरी थी जिसके ऊपरी हिस्से पर एक झीनी लेस की नकाब थी। देखा, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, सिर्फ कुछ आम चौक्स के सहारे पूरा ड्रामा तैयार। हमारा नौजवान हरी अपनी बीवी और बच्चे को काम के वक्त घुमाने ले जा रहा है। घरेलूपन बनाम दक्षता, या कहो सब उसका अपना काम। पारुल पटेल हंस पड़ी। तुम वाकई अद्भुत हो, और बच्चा यकीनन सोने के बराबर कीमती है। चलो इतना कहकर छोड़ते हैं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। अब चूंकि ये सफर एक पब यात्रा में बदल चुका है, क्यों ना हम प्रतीक भाई द्वारा बुक कराए गए निजी कमरे में चलें और फिर से अपनी बाजी शुरू करें। 10 मिनट बाद पुराने चित्रे वेसाइड की पहली मंजिल के एक छोटे और दमघोंटू कमरे में मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पारुल पटेल से माफी मांगी। मैंने एक आम शराबी की तरह बर्ताव किया, उन्होंने कहा, आंखों में सच्चा पछतावा लिए। लेकिन देखो, कालिम्पोंग में सब कुछ समझाने का समय नहीं था, और शायद तुम मानती भी नहीं। और मैं वाकई अंकल बीस्टली के यार दोस्तों की असली चाल देखने को बेताब था। मुझे नहीं लगा था कि कोई असली खतरा होगा, और देखा, हुआ भी नहीं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? पारुल पटेल एक हिलती डुलती विकर कुर्सी में बैठ गई। उसने थके स्वर में कहा, ठीक है, अब आगे क्या होगा? मानसी, जो शीशे के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप ठीक कर रही थी, पलटकर अपनी सहेली से बोली, जब हम तुम्हारे पास से गुजरे और उस आदमी ने हमें आगे जाने का इशारा किया तो मुझे लगा मेरी जान ही निकल जाएगी। अगर वो सच में बच्चा होता तो मैं शायद उसे जिंदा कुचल देती, लेकिन उन्होंने हमें जरा भी शक नहीं किया, और बाद में जब तुम फिर से हमें पार कर गए तब हमें पता चल गया कि सब ठीक है। पारुल पटेल ने अपने माथे पर हाथ फेरा। ये सब किसने प्लान किया था? मुझे लगता है, प्रतीक भाई, तुम्हारे पास पहले से वो शॉल वगैरह थे? उसके भाई ने सिर हिलाया। जब तुम ये देखने बाहर गईं कि पेट्रोल पर्याप्त है या नहीं, तब हमने सूटकेस की असली सामग्री की जगह 2 क्वार्ट बोतलें बियर की रख दी। फिर मैंने मानसी को सब समझा दिया। उसने वाकई कमाल किया है। उसने काली घुंघराले बालों वाली उस लड़की की ओर प्रशंसा से देखा। मानसी ने विषय बदल दिया। क्या आपने उन गैंगस्टरों के बारे में वो जान लिया जो जानना चाहते थे, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी? मेरा मतलब, क्या आपने उनमें से किसी को पहचाना? कानूनी भाषा में कहें तो हां और नहीं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। जो अजीब सा छोटा आदमी हमारी गाड़ी के बोनट पर झुका था, पारुल पटेल, वो था हामिद मुस्तफा शेख, लुग की जिंदगी की पुरानी चुभन। बाकी 2 विज बॉयज थे, झेबख्तरे या चोरी छिपे सामान उड़ाने वाले। और जो बंदूक की नली से मेरी गर्दन को गुदगुदा रहा था और बातचीत कर रहा था, वो था हरमीत बब्बर, हिरेश शर्मा, मनोज शाही का पुराना साथी। ये सब अनुभवी, भरोसेमंद अपराधी हैं जिन्हें मामूली रकम में किराए पर लिया जा सकता है। ड्राइवर का चेहरा मैं नहीं देख पाया, लेकिन उसका काम भी बहुत प्रोफेशनल था। अब शायद वे बियर पीकर सबसे भद्दा शब्द कौन बोलता है वाला खेल खेल रहे होंगे। इसीलिए इस वक्त हमें किसी बदले की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, समझी ना? वे आगे की कार्रवाई के लिए आदेशों का इंतजार करेंगे। दुर्भाग्य से इससे हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। प्रतीक भाई आराम से आगे झुका। अब हमें इन दोनों लड़कियों को घर भेज देना चाहिए, है ना? उसने कहा। यह बात थोड़ी बेहतर ढंग से भी कही जा सकती थी, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने नरमी से कहा। मेरा तो यह विचार था कि हम अपनी इन 2 युवा महिला मित्रों को मना लें कि वे सामने वाले स्टेशन से 12:30 वाली ट्रेन पकड़ें और हम उनकी कार में उनके खजाने के साथ
शहर की ओर निकले। उन्होंने दोनों लड़कियों की ओर देखा, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। मुझे लगता है तुम लोग अब गुस्से में आ जाओगी। पारुल पटेल थोड़ी निराश दिखी, लेकिन मानसी हंस पड़ी। मैं तो कहूंगी कि इन लोगों में हिम्मत है। खैर, हमें इन्हें अपनी मनमानी करने देनी ही पड़ेगी, ये मर्दों का काम है। उसने प्रतीक भाई की थोड़ी नकली गंभीरता की नकल की और प्रतीक भाई हंस पड़ा। ये रास्ते भर मेरा मजाक बना रही है, उसने कहा। तुम देखना, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें देहात की असली मस्ती दिखाऊंगा। मानसी मुस्कुराई। अब तक तो काफी मस्ती हो चुकी है, उसने कहा और शॉल में लिपटी हुई वो गठरी प्रतीक भाई की बाहों में थमा दी। और वो वैन? पारुल पटेल ने पूछा। वो सब ठीक है, प्रतीक भाई ने कहा। मैंने ड्राइवर से कह दिया था कि उसे यहीं छोड़ दे। वह सिलीगुड़ी की एना मैरी कंपनी की है। अब क्यों ना हम निकलें? उसने जिद की कि वह लड़कियों को स्टेशन तक छोड़ने जाएगा, जब तक मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी कार बाहर निकालते और एक नया सूटकेस खरीद लाते। तुम लोग कब लौटोगे? पारुल पटेल ने दरवाजे पर पूछा। अगर सब ठीक रहा तो कल, भैरवनाथ मुखर्जी ने हल्के अंदाज में कहा। इस बीच तुम लोग पर भरोसा करना, मेरा दूसरा रूप। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगी, लेकिन अगर सबसे बुरा हुआ तो वो पुलिस बल जितना ही काबिल है और लगभग उतना ही सुंदर भी। मेरी मौत के बाद वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। उससे कहना मेरे मोजे न पहने और स्कूल कलर वाला पुलोवर भी नहीं। मेरी नजरें हर जगह हैं। पारुल पटेल हंसी और बाहर निकल गई। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे जाते हुए देखा और गहराई से बोला, बहुत प्यारी लड़की है। ईश्वर ही जाने परमबता भट्टाचार्य ने थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं किया और रुक्मणी रॉय चौधरी की जगह इसे क्यों नहीं चुना। 20 मिनट के भीतर वे दोनों फिर सड़क पर थे। प्रतीक भाई अब पहले से कहीं ज्यादा प्रसन्न लग रहा था। जानते हो, वह लंबे मौन के बाद बोला, उस लड़की मानसी में कुछ अलग ही बात है। उसके पास एक अलग सी मोहकता है। मैं महिलाओं से बहुत समय से चिढ़ा हुआ था। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, तो किसी ऐसे को पाना जो तुम्हारी पूर्व धारणाएं तोड़ दे, वो चमत्कारी लगता है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, भले ही तुम थोड़े अजीब इंसान हो। तुम भूल रहे हो कि मैं अपनी कला से विवाह कर चुका हूं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने बड़े भारी स्वर में कहा। जब से मैंने वुडक्राफ्ट अपनाया है, महिलाओं की कोई जगह नहीं रही। मैं गंभीर हूं, प्रतीक भाई ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की हल्की थकी हुई नजरों में से कुछ झलकने लगा। गंभीरता से कहूं तो मेरे हेमलेट में ओफीलिया ने मैकमानसी से शादी कर ली थी। अब खुदा के लिए अपने ध्यान को असल काम पर लगाओ। प्रतीक भाई कार की सीट पर पीछे की ओर झुका। तुम ड्राइविंग कमाल करते हो, उसने कहा। मुझे अब तक ये तय नहीं हो पाया कि उसकी आवाज ज्यादा आकर्षक है या उसकी आंखें। तुम्हारा क्या कहना है? उसने बिना संदर्भ के पूछा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया और छोटी सी कार शहर की ओर तेजी से बढ़ती रही। अगर आपको आपत्ति न हो तो हम सीधे वहीं चलें। लगभग 1 घंटे बाद उसने फिर से कुछ कहा, जब वह कार को चालाकी से भवानीपुर की गलियों से घुमाता हुआ शहर के उस प्राचीन और कुछ हद तक उदास हिस्से की ओर ले गया जिसे बारी बागान कहा जाता है। प्रतीक भाई आगे की ओर झुक गया। बिल्कुल भी नहीं, ये तो बढ़िया विचार है, उसने कहा। हालांकि भैरवनाथ मुखर्जी, क्या तुम पक्के हो कि यह सुरक्षित है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कंधे उचकाए। महेश चंद्र तो पूरी तरह सुरक्षित है, उन्होंने कहा। पहले विधान चंद्र राय के समय से ही सभ्य समाज द्वारा पसंद किया जाता रहा है और उतना ही मौन जैसे कब्र हो। मेरा पुराना दोस्त भी है, लेकिन हां, अगर बात गोली तक पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता कि वह बुलेट प्रूफ है। फिर भी मैं उससे ये राय लेना चाहता हूं कि क्या इस कप को ऐसा दोहराया जा सकता है जिसे पहचाना न जा सके। साफ साफ बताओ प्रतीक भाई, यह चैलिस असल में कितने पुराने समय का है? जवाब में प्रतीक भाई थोड़ी देर झिझका। यह कहना मुश्किल है, वह आखिरकार बोला। खैर, इतना तय है कि यह 1066 ईस्वी का है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने लगभग कार रोक ही दी
और उसने जो चेहरा प्रतीक भाई की ओर घुमाया वह हैरानी से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। सुनो, उसने कहा, तुम ये कहना तो नहीं चाह रहे कि ये चीज जो हमारे सूटकेस में है 1000 साल पुरानी है? मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल वैसी ही है, प्रतीक भाई थोड़ी ठेस पहुंचने वाले लहजे में बोला। तुम इस पर बने कस्से कहानियां भी तो जानते हो, जैसे मैं जानता हूं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी चुप रहा और प्रतीक भाई फिर बोल पड़ा। इतनी हैरानी क्यों हो रही है? उसने पूछा। कुछ नहीं, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, बस अचानक दिमाग में यह विचार कौंध गया। सुबह भर हम इसके साथ लाश वाले सूटकेस का खेल खेलते रहे और अब इसकी असली अहमियत सामने आ रही है। खैर, लो, हम पहुंच भी गए। उसने बड़ी सफाई से कार एक तंग बंद गली में मोड़ी और एक छोटे पुराने स्टाइल की दुकान, या कहें एक ऐसी इमारत के सामने रोक दी जिसकी खिड़की को आधा काले और सुनहरे रंग से ढक दिया गया था ताकि वह पास की थोक दुकानों जैसी ही दिखे। भारी दरवाजा, जिस पर चमकदार पीतल की कारीगरी थी, आधा खुला हुआ था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उतरकर नया सूटकेस उठाए अंदर चले गए। प्रतीक भाई भी उनके पीछे हो लिया। एक छोटी सी पीतल की प्लेट पर नाम खुदा हुआ था, मैं महेश चंद्र, जो पुराने जमाने की बेल पुल के ठीक नीचे लगी थी। प्रतीक भाई ने देखा कि उस इमारत में किसी और व्यापार का कोई निशान नहीं था। वह भैरवनाथ मुखर्जी के पीछे पीछे एक बड़े बाहरी ऑफिस में दाखिल हुआ जिसके बीच में एक हल्की सी लकड़ी की बाड़ थी। चारों ओर बहुत शांत और वीरान सा माहौल था और 2-3 छोटे शोकेसों में कुछ दुर्लभ पदकों और राजनयिक गहनों की खूबसूरती से बनाई गई नकलों को छोड़कर इस प्रतिष्ठान का असल काम समझ में नहीं आता था। जैसे ही वे पहुंचे, एक दुबला पतला शालीन सा युवा व्यक्ति कोने में रखी एक पुरानी सी रोल टॉप डेस्क के पीछे से उठा और उनकी ओर आया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। क्या आप मिस्टर महेश चंद्र से पूछ सकते हैं कि क्या वे मुझे कुछ पल दे सकते हैं? उन्होंने पूछा। उस युवक ने कार्ड लिया और नाम ज़ोर से दोहराया, मिस्टर कृष्ण राधा स्वामी। अरे, प्रतीक भाई ने कहा, तुमने तो। उसकी हैरानी के लिए मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और क्लर्क की ओर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, मिस्टर महेश चंद्र मुझे जानते हैं। जब वह युवक अंदर गया, भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने दोस्त की ओर क्षमायाचना भरी मुस्कान से देखा। मुझे तुम्हें अपने कई छद्म नामों के बारे में पहले से बता देना चाहिए था, उन्होंने कहा। यह सब इसलिए है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी मुझे पहचान न सके। भूलना मत, ठीक है? जब तक हम बाहर न निकलें, मैं कृष्ण राधा स्वामी हूं। कुछ भ्रमित सा प्रतीक भाई बस सिर हिला ही पाया था कि तभी अंदर वाले कमरे का दरवाजा फिर खुला और उसमें से एक अत्यंत प्रभावशाली वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। प्रतीक भाई ने ऐसा कोई पहले कभी नहीं देखा था। मिस्टर महेश चंद्र उस दुर्लभ प्रकार के व्यक्ति थे जिसे आप सुसंस्कृत और बौद्धिक सनातनी हिंदू कह सकते हैं। उन्हें देखकर सहज ही यह एहसास होता था कि उनके पूर्वजों ने स्वयं ब्रह्मा से संवाद किया होगा। वे लगभग 70 वर्ष के थे, लंबे और दुबले, एक सुदृढ़ कोमल चेहरे के साथ जो मानो हाथ से तराशे हुए हाथी दांत का बना हो। वे पूरी तरह साफ सुथरे थे और उनके सफेद बाल सिर से सटे हुए कटे थे। वे आगे बढ़े और हाथ बढ़ाया। मिस्टर राधा स्वामी, उन्होंने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। उनकी आवाज में एक रेशमी मुलायमपन था जो उनके पूरे पूर्वीय व्यक्तित्व की गरिमा को और गहराता था। भैरवनाथ मुखर्जी ने हाथ मिलाया और प्रतीक भाई का परिचय कराया। लड़के को महसूस हुआ कि कुछ तीखी, चालाक सी काली आंखें उसके चेहरे में झांक रही थीं, उसे बिना गलती के परख रही थीं। चाहकर भी वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मिस्टर महेश चंद्र ने सूटकेस की ओर देखा। अगर आप मेरे दफ्तर में चलें, मिस्टर राधा स्वामी, उन्होंने कहा, तो हम बिना किसी की सुनवाई या रुकावट के बात कर सकेंगे। वह उन्हें एक छोटे से गलियारे से होते हुए दूसरी तरफ के दरवाजे से एक कमरे में ले गए। वह कमरा छोटा किंतु भव्य था, जो उनके असाधारण व्यक्तित्व के लिए जैसे बिल्कुल उपयुक्त फ्रेम था। फर्श पर एक प्राचीन फारसी कालीन बिछा था और दीवारों पर बेहतरीन चित्र टंगे थे। एक डेविड,
एक जोफनी और चिमनी के ऊपर दे लाजलो द्वारा बनाई गई एक अत्यंत सुंदर स्त्री का चित्र। एक विशाल मेज कमरे के अधिकतर हिस्से को घेरे थी और अपने ग्राहकों के लिए कुर्सियां लगाने के बाद मिस्टर महेश चंद्र स्वयं उस मेज के पीछे बैठ गए। तो मिस्टर राधा स्वामी, उन्होंने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? वह कुछ पल रुके। शायद आप चाहते हैं कि मैं एक नकल बनाऊं, शायद एक बहुत प्रसिद्ध चैलिस की। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी भौहें उठाईं। बड़ी घुमावदार राह से आ रहे हैं सर? उन्होंने सौम्यता से पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक क्षण को उनके पतले होंठों पर मुस्कान उभरी। नहीं मेरे मित्र, उन्होंने कहा, मेरे पास इतने ग्राहक हैं कि मैं अपनी ही राह पर चलता हूं। भैरवनाथ मुखर्जी ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, उन्होंने कहा। खैर, आप बिल्कुल सही हैं। मैं देख सकता हूं कि आप हालात की गंभीरता को समझते हैं। हमारे पास यहां जो चीज है वह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वही पटेल चैलिस है। उन्होंने सूटकेस उठाया और श्रद्धा से उसे मेज पर रख दिया। बुजुर्ग व्यक्ति उठे और आगे आए। मैंने इसे कभी देखा नहीं, उन्होंने कहा। हालांकि इसकी कथा या कहें इसकी किंवदंती मेरे लिए अच्छी तरह जानी पहचानी है। सच कहूं तो यह मेरे लिए बहुत ही आनंददायक अनुभव होने जा रहा है मिस्टर पटेल। उन्होंने प्रतीक भाई की ओर देखकर जोड़ा। पिछले 200 वर्षों में हमें कई खजानों को छूने का सौभाग्य मिला है, लेकिन फिर भी यह अवसर अविस्मरणीय है। 1000 साल से भी अधिक पुराना, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने गंभीरता से कहा, और प्रतीक भाई को लगा शायद कुछ ज्यादा ही गंभीरता से, मानो वह यह तारीख बुजुर्ग व्यक्ति के मन में मजबूती से बिठाना चाहते हो। 1000 साल से भी ज्यादा। उन्होंने सावधानी से सूटकेस खोला और मोटर के कंबल को हटाने के बाद वह चैलिस निकाला जो अब भी शॉलों में लिपटा हुआ था। मिस्टर महेश चंद्र यह देखकर कुछ हैरान हुए, शायद थोड़ा चकित और असहज भी। ऐसा प्रतीक भाई को लगा कि इतना मूल्यवान वस्तु ऐसी अनौपचारिक लपेट में हो। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा जब तक कि मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने आखिरी शॉल हटाकर सोने का प्याला उनके हाथों में नहीं रख दिया। वह दृश्य प्रतीक भाई कभी नहीं भूल पाया। लंबा संयमी बुजुर्ग व्यक्ति अपने लंबे कोमल हाथों से उस अद्भुत कारीगरी का मूल्यांकन करता हुआ। वह उस प्राचीन वस्तु को बार बार उलट पलट कर देखता, छोटे गहनों की परख वाली ज्वेलर ग्लास से उसे घूरता, उसके नीचे, भीतर और फिर अंत में उसे मेज पर रख देता और उनकी ओर मुड़ता। वह कुछ उलझे हुए से लगे, जैसे उन्हें कुछ ठीक न लगा हो। मिस्टर राधा स्वामी, उन्होंने धीरे से कहा, हम पुराने दोस्त हैं, आप और मैं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उनकी आंखों में आंखें डाली। मिस्टर पटेल और मैं, उन्होंने कुछ असंबद्ध से लगते लहजे में कहा, आपसे यह शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि यही असली पटेल चैलिस है। आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? प्रतीक भाई को पहली बार यह आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उनके पास आ गया। मिस्टर महेश चंद्र ने चैलिस को फिर से उठाया। यह बहुत सुंदर वस्तु है, उन्होंने कहा। कारीगरी अद्वितीय है और इसका डिजाइन वेक्किया के सैन मिकेले चर्च में रखे चैलिस से लगभग मेल खाता है, लेकिन यह मध्ययुगीन नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो हमारे अभिलेखों की मदद से मैं आपको इसकी सटीक निर्माण तिथि बता सकता हूं। प्रतीक भाई के मुंह से एक अस्फुट क्रंदन निकला और वह गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे रोक लिया। थोड़ा रुक जा प्यारे, उन्होंने धीरे से कहा। मामला हर मिनट के साथ और उलझता जा रहा है। मुझे लगता है हम किसी खोज के कगार पर हैं। जो चुप्पी छाई थी वह मिस्टर महेश चंद्र की शांत आवाज से टूटी। मैं नहीं चाहता कि आप केवल मेरी बात पर यकीन करें, मिस्टर राधा स्वामी, उन्होंने कहा। मैं स्वयं भी एक दूसरी राय लेना चाहूंगा। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और कभी कभी समय के असामान्य नमूने सामने आ जाते हैं। इसलिए क्या आप मुझे यह अनुमति देंगे कि मैं इस चर्चा में अपने एक मित्र को शामिल करूं? संयोग से अगल बगल ही कमरे में इस विषय के दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक मौजूद है। जब आप आए वह मुझे मिलने आए थे
और मेरे फुर्सत में होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप क्या कहते हैं? उन्होंने भैरवनाथ मुखर्जी से प्रतीक भाई की ओर देखा। लड़का बिल्कुल लाल हो गया था और स्पष्ट रूप से उलझन में था। मिस्टर महेश चंद्र ने गला खंखारा। आप उन पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना मुझ पर करते हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ओह बिल्कुल, प्रतीक भाई ने जल्दी से कहा, और भैरवनाथ मुखर्जी ने उस बुजुर्ग विशेषज्ञ की ओर सिर हिलाया जो बिना कोई शब्द कहे कमरे से बाहर चला गया। प्रतीक भाई ने भैरवनाथ मुखर्जी की ओर मुड़कर कहा, यह पागलपन है, उसने घुटी हुई आवाज में कहा। यह मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। थोड़ा रुको, उन्होंने कहा, उन्हें बोलने दो। मुझे लगता है अब जाकर यह बात मुझे समझ आने लगी है। उन्हें कुछ और कहने का समय नहीं मिला क्योंकि मिस्टर महेश चंद्र वापस आ चुके थे और उनके पीछे पीछे एक छोटे फुर्तीले आदमी का प्रवेश हुआ जिसकी ऊंची माथे की लकीरें और नुकीली वैंडाइक दाढ़ी थीं। उनकी शक्ल दोनों को जानी पहचानी लगी और उन्होंने उन्हें पहचान लिया इससे पहले कि मिस्टर महेश चंद्र ने परिचय के लिए मुंह खोला। महाशयों, उन्होंने कहा, यह हैं प्रोफेसर पारेख, भारतीय और ब्रिटेन के एक महान जानकार। प्रोफेसर पारेख, कृपया आप मिलिए मिस्टर पटेल और मिस्टर कृष्ण राधा स्वामी से। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।